हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने फाइनल एग्ज़ाम के तैयारी में लगे होंगे। अगर आप भी 21 फरवरी को साइंस यानी कि विज्ञान का परीक्षा देने वाले हैं तो ये क्लास जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इस क्लास में आपको साइंस यानी कि विज्ञान का VVI क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को पूरा देखें। आपने सारा सिलेबस कंप्लीट तो कर ही लिया होगा, क्योंकि 21 फरवरी को एग्ज़ाम है और आपको बस अब क्या करना है, कोई भी नया चीज़ नहीं पढ़नी है। जो भी आपने पहले से पढ़ रखा उसी को रिवाइज़ करनी है। ऐसा भी लग रहा होगा कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले जो होती है ना, बहुत सारे डर होती है। तो ऐसा नहीं है, आपने अगर पढ़ाई किया साल भर तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबको ऐसा होता है, सबको ऐसा फीलिंग होती है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन सबको कुछ ना कुछ पढ़ा रहता है साल भर में। ठीक है, तो आप डरे नहीं। जैसे आपका हाल है वैसे सबका भी वैसा ही हाल होता है। सबको लगता है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, उसने ज़्यादा पढ़ लिया मेरे से। ऐसा कुछ नहीं है, सबने इक्वल पढ़ा है, सबने साल भर पढ़ाई की है, तो सब कुछ ना कुछ उनको आता ही होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एक बात बता दूं कि आपका जो क्वेश्चन जो पेपर आएगा उसमें आपको 80 क्वेश्चंस रहेंगे। 80 क्वेश्चंस जो रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे आप, और इसमें से 80 में से आपको 40 क्वेश्चन ही करनी है। 40 वैसे क्वेश्चंस को आप टिक करिएगा जो आप कन्फर्म हो कि हाँ ये क्वेश्चन सही है, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि 40 क्वेश्चन जो होगा आपके 40 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो अगर आप ये 40 मार्क्स को अगर गेन कर लेते हैं, यानी कि 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आप सही कर लेते हैं, तो आपका जो मार्क्स है इंक्रीज कर जाता है। तो इसलिए आपको भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ध्यान से करना चाहिए, और आप ऐसा वही क्वेश्चंस को टिक करें, या करेक्ट मतलब कि आप टिक करें जो आपको कन्फर्म है कि हाँ ये क्वेश्चन सही ही है, आंसर जो आप लगा रहे हैं सही है। ठीक है, क्योंकि आपके पास और सारे ऑप्शन बचे रहेंगे कि 80 क्वेश्चन में से 40 ही करनी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस दर्पण का फोकस दूरी नेगेटिव लिया जाता है। द फोकल लेंथ ऑफ विच मिरर इज टेकन नेगेटिव। तो बोला क्या है कि किसका कौन से मिरर जो होता है जिसका फोकल लेंथ हम नेगेटिव लेते हैं। तो हम जानते हैं क्या, हमारे पास कितने मिरर होते हैं, 2 तरह का। एक होता है आपका कनकेव मिरर, दूसरा क्या होता है हमारे पास कन्वेक्स मिरर। ये होता है कनकेव मिरर, दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है, यहाँ पे इसका होता है फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ जो होता है ये मिरर के लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, तो इधर जब जाते हैं हम पॉजिटिव नहीं, इधर जाते हैं तो पॉजिटिव हम लेते हैं, इधर जाने पे नेगेटिव लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव फोकल लेंथ होगा, और इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव फोकल लेंथ होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कनकेव मिरर का नेगेटिव फोकल लेंथ हो जाएगा, यानी कि अवतल दर्पण का नेगेटिव फोकल लेंथ, और उत्तल दर्पण का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव फोकल लेंथ। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बी, यानी कि कनकेव मिरर का क्या, अवतल दर्पण का जो फोकल लेंथ जो होता है नेगेटिव होता है, उत्तल दर्पण का जो फोकल लेंथ जो होता है पॉजिटिव होता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन हो जाएंगे बी। क्वेश्चन नंबर 2, लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। व्हाट इज रिलेशंस बिटवीन फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर्स के ऑफ द लेंस। ठीक है, तो आपने पढ़ा है क्या, एफ इजकल टू क्या हो जाता है, r/2, यानी कि फोकल लेंथ जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर्स के आधा होता है। हमारे पास क्या हो जाएंगे, r/2, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 का भी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम का प्रवणतांक अधिक है, यानी कि विच मीडियम ऑफ द फ्लोइंग हैज़ ए ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे किसका है। तो आपने कितना बार पढ़ा है क्या, डायमंड्स यानी कि हीरा का जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है सबसे। क्वेश्चन नंबर 4, समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की अतुलनीय दूरी है, यानी कि द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर द नॉर्मल विजन इज। करें कि नॉर्मल विजन है कि हम किसी वस्तु को देखना है नॉर्मली, तो कितना दूरी पे रखें ताकि उसका वस्तु जो हमें क्लियर दिखाई दे। तो इसके लिए होता है 25 सेंटीमीटर। क्या कितने दूरी पे रखना है, 25 सेंटीमीटर्स पे रखेंगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, तो आप यूनिट पहले देख लेंगे, क्या है 25 तो सबको दिख जाता है, सब में लिखा रहता है 25, लेकिन यूनिट देख लें क्या, सेंटीमीटर लिखा है यहाँ पे, क्या यूनिट क्या है, सेंटीमीटर में। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 का बी। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजारने के पश्चात सबसे कम झुकता है, यानी कि विच कलर ऑफ वाइट लाइट बैंड्स लीस्ट व्हेन द लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म। कह रहे कि ये क्या हमारे पास प्रिज्म है, इस प्रिज्म से हम लाइट को पास करते हैं, तो यहाँ पे मिलता है हमको रेड कलर और यहाँ पे मिलता है हमको वायलेट कलर। तो वायलेट जो होता है सबसे ज़्यादा डिविएट करता है, क्या है ये वायलेट जो होता है, ये वायलेट ये सबसे ज़्यादा डिविएट करता है, मतलब सबसे ज़्यादा झुकता है, और रेड जो होता है सबसे कम झुकता है। तो याद क्या रखेंगे, रेड सबसे कम झुकता है और वायलेट जो होता है सबसे ज़्यादा झुकता है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, किस
सबसे कम झुकता है, सबसे कम कौन झुकता है, तो रेड, तो क्या हो जाएगा रेड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूज। तो मायोपिया अगर बीमारी है, निकट दृष्टि दोष है तो इसमें हम यूज करते हैं अवतल लेंस को। किसको? अवतल लेंस को, यानी कनकेव लेंस को। अगर निकट दृष्टि दोष, अगर दूर दृष्टि दोष होता है तो किसका यूज करते हैं हम? कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। दूर दृष्टि दोष में किसका यूज करते हैं? कन्वेक्स लेंस का। और निकट दृष्टि दोष में किसका यूज करते हैं? कनकेव लेंस का। क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत प्रतिरोधिका निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक की अनुप्रस्थ कष्ट क्षेत्रफल पर और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। यानी कि इनमें से क्या हो जाएंगे? सभी हो जाएंगे। यानी कि द इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, किसके किसके डिपेंड करता है? उसके लेंथ पे भी डिपेंड करता है कि जो आप कंडक्टर लिए हैं उसका लेंथ कितना है। दूसरा, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड करता है। और क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज़्यादा होगा रेसिस्टिविटी उतना ही ज़्यादा होगी। नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे, आप कौन सी मटेरियल ले रहे हैं। ठीक है, कंडक्टर ले रहे हैं या इंसुलेटर ले रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा आपका कंडक्टिविटी। ठीक है, रेसिस्टिविटी। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। तो हमारा हो जाएगा 7 का ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 8 तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज। तो यहाँ पे देखना आपको इलेक्ट्रिक, उसके बाद पावर, तो क्या हो जाएगा? वाट। क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिक पावर का जो यूनिट होती है इसको कहते हैं क्या? वाट में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है, तो वैल्यू ऑफ 1 यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी इज। तो 1 यूनिट बोला है इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो आपका हो जाएगा 3.6। क्या दिख रहा है? 3.6। और यही 6 जो होता है इसके ऊपर आ जाता है, यानी कि 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। क्या हो जाता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल जो होता है ये आपका हो जाता है 1 यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी का मान। ठीक है, आप ऐसे याद रख लेंगे 3.6 इंटू 10⁻6। याद ना है लास्ट में 6 है तो ऊपर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, उसके पावर में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं, यानी कि गलत बात बतानी है। ठीक है, हमको क्या बात बतानी है? गलत बात बतानी है। तो देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये बात सही है कि इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल्स पे काम करता है। दूसरा में कह रहा है कि इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। हाँ, ये बात भी सही है कि जो इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है किस? मैकेनिकल एनर्जी में। दूसरी बात, लाइन जो होता है मैग्नेटिक फोर्स का एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करते, यानी कि एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करते थे, ये भी बात सही है। तो अगर तीनों ऑप्शन सही है तो इसका मतलब क्या? ये चौथा आंसर जो होगा गलत होगा, तो हम क्या मार देंगे? डी, यानी कि आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इससे इसको हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, यानी कि 3 सही तो चौथा गलत। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि फ्लेमिंग के बहुमूत्र नियमों में बाएं हाथ का माध्यम संकेत करती है, यानी कि इन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मिडिल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड इंडिकेट। तो जब आप देखेंगे क्या लेफ्ट हैंड थंब रूल, किसका? लेफ्ट हैंड थंब रूल जब के बात करेंगे आप फ्लेमिंग का, तो उसमें होता है आपका थंब जो होता है क्या? THUMB थंब जो होता है, यानी कि आपका अंगूठा जो होता है क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन ऑफ क्या? फोर्स को, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। और आपका जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर जो है आपका मिडिल फिंगर ये रिप्रेजेंट करता है क्या चीज़ को? तो डायरेक्शन ऑफ क्या? करंट को, डायरेक्शन ऑफ करंट। और करंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो स्मॉल आई से। ठीक है, तो आपका थंब जो होता है रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स को, और मिडिल फिंगर जो होता है रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट को। तो इतना बात याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं कि चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नहीं, ये आपका आता है क्या? चालक की प्रभावित विद्युत धारा की दिशा। क्या? विद्युत धारा की दिशा। आपका मिडिल फिंगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? विद्युत धारा की दिशा, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, यानी कि 11 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, यानी कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ मैग्नेट। कह रहे कि जब आप मैग्नेट को देखते हैं, आप जब मैग्नेट बनाते हैं, चाहे मैग्नेट को देखते हैं, तो आपका मान लीजिए मैग्नेट है। ठीक है, तो ये आपका नॉर्थ पोल है और ये क्या आपका साउथ पोल है। क्या? नॉर्थ पोल, और क्या आपका ये साउथ पोल है। तो क्या होता है कि आउटसाइड जो होता है ना, बाहर की तरफ जो होता है ना, बाहर की तरफ ये जो फील्ड लाइन जो होता है ना आपका, ये जाता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। कहाँ जाता है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। लेकिन इन साइड जो होता है ये साउथ पोल से कहाँ जाता है? नॉर्थ पोल की तरफ। इन साइड में कहाँ जाता है? साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ। तो क्या याद रखना हमको कि आउटसाइड हो
आउटसाइड में आपका ये जाता है नॉर्थ से साउथ की तरफ, और इन साइड जो हुआ, इन साइड में ये जाता है साउथ से नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या, फ्रॉम, तो हमको इन साइड पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है आपका, इन साइड पूछा है, तो इन साइड में क्या हो जाएगा, साउथ से नॉर्थ। तो देख लेते हैं साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। बी में क्या है, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, क्या हो जाएगा, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में है कि ये जो आपका नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स। तो ये आपका यूरेनियम जो होता है ना, यूरेनियम जो होता है ना, ये आपका होता है न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स। क्या हो जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि काली चूना का रासायनिक अणुसूत्र क्या है, यानी कि काली चूना क्या है, इसमें क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ क्विक लाइम। क्विक लाइम का जो केमिकल फार्मूला जो होता है ये होता है CaO, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या हो जाता है आपका, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाता है, CaO। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होती है, विच गैस इज रिलीज फ्रॉम द एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होती है ना, कि जब वाटर की जब ब्रेक डाउन होगी ना, तो ऑक्सीजन लिबरेट होता है, यानी ऑक्सीजन जो होता है बाहर निकलता है। क्या निकलता है, ऑक्सीजन। क्या है, H2O, वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O ही होता है ना। तो जब वाटर का फार्मूला H2O होता है, तो जब वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, यानी कि इसको तोड़ेंगे, तो ऑक्सीजन लिबरेट होगा, बाहर निकलेगा। और ऑप्शन क्या हो जाएगा, 15 का ए। क्वेश्चन नंबर 16, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, यानी कि केमिकल फार्मूला बेकिंग सोडा इज। तो केमिकल फार्मूला जो होता है बेकिंग सोडा का, ये आपका हो जाता है NaHCO3। क्या हो जाता है, NaHCO3, यानी कि इसको हम कहते हैं क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं इसको हम, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 16 का ए। 17 में कह रहा है कि कौन सा पदार्थ नीले लिथमस पत्र को लाल कर देता है, विच सबस्टांस चेंज कलर ऑफ ब्लू लिथमस टू रेड। करे कि ब्लू लिथमस पेपर को क्या करता है, रेड कर देता है। करे मान लेते हैं लिथमस पेपर है, क्या है आपका, ये लिथमस पेपर है। तो इस लिथमस पेपर पर जब आप एसिड डालेंगे, यानी कि अम्ल डालेंगे, तो क्या कर देता है, ये ब्लू लिथमस पेपर को, नीले लिथमस पेपर को रेड कर देता है। यानी कि इस पर जब हम एसिड डालेंगे ना लिथमस पेपर पे, तो ये आपका जो ब्लू कलर है ना, वो रेड में चेंज हो जाता है। किसमें, रेड में चेंज हो जाता है। हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एसिड। 17 का क्या हो जाएगा, ए। एसिड क्या करता है, ब्लू लिथमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 18, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान है, pH वैल्यू ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो pH वैल्यू होता है, ये होता है आपके पास 10 से 11 के बीच में। इस कितना बीच में, 10 से 11 के बीच में होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो pH मान हो जाएगा 10.5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अधातु चमकीला है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब होता है चमकीला। तो चमकीला जो होता है, एक होता है आयोडीन, आयोडीन होता है, और दूसरा जो होता है ग्रेफाइट होता है। ठीक है, तो इसमें ग्रेफाइट तो नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे दिया है क्या, आयोडीन। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो 19 का क्या हो जाएगा, ए। आयोडीन क्या होता है, एक तरह का लस्ट्रस मेटल होता है। लस्ट्रस क्या होता है आपका, नॉन मेटल्स होता है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु बोला है अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है, यानी कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स, क्या बोला है यहाँ पे, मेटल्स आर मोस्ट रिएक्टिव। तो सोडियम को जानते हैं ना, सोडियम जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है। इसको अगर हम क्या करें, ये जो होता है सोडियम हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए सोडियम को हम कहाँ रखते हैं, केरोसिन के ऑयल में रखते हैं। जैसे हम केरोसिन के ऑयल से बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बना लेता है। क्वेश्चन नंबर 21, ऑक्सीजन परमाणु के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। क्या होता है आपका, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है ना। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स को, 6 इलेक्ट्रॉन को। तो हमारा पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 6, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे इसके ऑक्सीजन के, तो 6 आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 21 का 6। 21 के बाद क्या, 22 कह रहा है कि ब्यूटानॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रमुख समूह है। करे ब्यूटानॉन, ठीक है, इज ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ फंक्शनल ग्रुप ही। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आपका ONE है, क्या है ONE, क्या रिप्रेजेंट करता है ONE, कीटोन को। ONE देख रहे हैं ना यहाँ पे भी क्या है ONE। तो ये दोनों जो क्या है, कीटोन को शो, ये जो आपको क्या शो करता है, कीटोन को। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, कीटोन। क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन, कीटोन हो जाएगा। एक कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है COOH हो जाता है।
ये जो आपके पास एल्डिहाइड है इसमें आता है CHO, और CHO जब आता है ना तो इसमें हम लास्ट में जब देखेंगे ना फंक्शनल लास्ट में, तो इसको में लिखते हैं हम क्या, अल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, AL, अल लिखते हैं। अल्कोहल में क्या लिखते हैं, अल्कोहल का जो होता है OH होता है, और इसमें हम क्या लिखते हैं, OL लिखते हैं, ऑल लिखते हैं। और कीटोन में ON नहीं लिखते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड में हम क्या लगाते हैं, एसिड को लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 22 का A, 22 का C हो जाएगा। 22 के बाद 23, नाइट्रोजन के दो परमाणु के बीच कितने अबंध बनते हैं, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन टू नाइट्रोजन बॉन्ड, यानी कि दो नाइट्रोजन के बीच में, N2 क्या होता है, एक तरह का N2 की बात कर रहा है, तो नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनती है ना, ये 3 बॉन्ड बनती है, कितना, 2, ये कितना बन जाती है, 3 बॉन्ड बनती है। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड की संख्या जो होती है ये 3 होती है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र है, द जनरल फार्मूला फॉर द एल्कीन इज। तो एल्कीन का जो सामान्य सूत्र जो होता है, ये आपका होता है क्या, एल्कीन बोला है तो ये आपका हो जाता है क्या, CnH2n। क्या हो जाता है, CnH2n। आप कहेंगे कि इसको याद कैसे करें, तो देखिए याद कैसे करें, तो यहाँ पे क्या है, CnH2n+2, इसको हम कहते हैं एल्केन। क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं, ALKEN, एल्कीन का जनरल फार्मूला। इसको हम कहते हैं क्या, ये अल्काइन का फार्मूला है, अल्काइन का जनरल फार्मूला है। तो आप कहोगे कैसे याद करेंगे इसको, तो ये हो गया अल्केन, फिर एल्कीन, फिर वाइन, अल्काइन। ठीक है, तो इसमें कैसे याद रखना है कि इसमें 2 जोड़ देना है। क्या करना है, इसमें 2 जोड़ देना है। इसमें क्या करना है, 2 को छोड़ देना है। 2 जो है हमको लिखना ही नहीं है, 2 को छोड़ देना है। इसमें 2 घटा देना है। क्या करना है, इसमें 2 को घटा देना है। तो क्या इसे याद रखेंगे, 2 जोड़ दो, 2 को छोड़ दो, और 2 को यहाँ पे क्या कर दो, घटा दो। तो अल्केन, एल्कीन, अल्काइन। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 24 का B। 25, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्ती की संख्या है, द नंबर ऑफ पीरियड्स, क्या पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज। तो पीरियड जो होता है कितना हो जाता है, 7 हो जाता है, और ग्रुप जो होता है ये होता है 18। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, A, यानी कि 7। तो क्या याद रखेंगे कि जब पीरियोडिक टेबल्स की जब बात करते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स की, उसमें 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होती है, यानी कि हाउ डज द एटॉमिक साइज वेरी इन द गोइंग डाउन द ग्रुप। अरे जब ऊपर से हम नीचे जाते हैं, किस में, ग्रुप में, किस में बात कर रहा हूँ मैं, ग्रुप में बात कर रहा हूँ। तो ऊपर से जब हम नीचे जाते हैं ना, तो हमारा साइज जो होता है ना, साइज जो होता है क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। क्या होता है, साइज बढ़ते चला जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ते चले जाते हैं। तो एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। क्या हो जाता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है जब ऊपर से हम नीचे की तरफ आते हैं ग्रुप में। ठीक है, और लेफ्ट से जब राइट में जाते हैं, लेफ्ट साइड से हम राइट में साइड में जाते हैं, यानी कि लेफ्ट से जब राइट में जाते हैं ना, तो हमारा क्या होता है, एटॉमिक साइज जो होता है डिक्रीज करता है। एटॉमिक साइज जो होता है डिक्रीज करता है, और ऊपर से जब नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज जो होता है ये इंक्रीज करता है। तो ये बात को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा एंजाइम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का पाचन करता है, यानी कि व्हिच एंजाइम्स ब्रेक डाउन इमल्सिफाइड फैट्स। तो ये पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। क्या करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है और डाइजेस्ट भी करता है। ट्रिप्सिन जो होता है ये भी प्रोटीन को, लेकिन ये आपका लाइपेज जो होता है ये आपका फैट का डाइजेशन करता है, यानी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, C। तो 27 का क्या हो जाएगा, C। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि सामान्य प्रकुचन रक्तदाब होती है, यानी कि इसमें कह रहा है क्या कि नॉर्मल सिस्टोलिक, क्या पूछा, नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज। तो जब ब्लड प्रेशर की जब हम बात करते हैं तो इसमें आता है 120 बटा क्या हो जाता है 80, और ऊपर वाला जो होता है ये सिस्टोलिक होता है। क्या होता है, सिस्टोलिक होता है, और नीचे वाला जो होता है डायस्टोलिक होता है। क्या होता है, डायस्टोलिक होता है। तो क्या पूछा हमसे, सिस्टोलिक पूछा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। सिस्टोलिक ही पूछा है ना, तो ब्लड प्रेशर जब हम नापते हैं ना, तो इसमें आता है 120 बटा जो 80 जो होता है एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। इसमें 120 जो होता है सिस्टोलिक होता है, और 80 जो होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। क्वेश्चन नंबर 29, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है, द फूड मैन्युफैक्चर इन द लिव। करे भोजन जो होते हैं प्लांट्स में कहाँ बनते हैं, पत्तियों में बनते हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान। लेकिन उसका जो ट्रांसपोर्ट जो होता है पत्ते से सारे प्लांट्स के पार्ट्स में हमको करनी होती है। ठीक है, तो किसके थ्रू जाएंगे, तो फोलियम के थ्रू जाते हैं, तो कैसे याद रखेंगे, ऐप से फूड, ऐप से क्या होता है, फूड होता है, यानी कि फूड की ट्रांसपोर्ट करनी है। तो जब इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो F आ रहा है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, फूड के द्वारा, तो क्या हो जाएगा, फोलियम।
तो क्या हो जाएगा इसका? फोलियम ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, उस पौधे का नाम बताइए जो कलम द्वारा कर्कृत प्रजनन प्रदर्शित करता है। नेम द प्लांट्स विच शो वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग जो होता है ये होता है आपको डाइकॉट प्लांट्स में ज़्यादा करके देखने को मिलता है। तो आपका रोज़ जो है, रोज़ में हम क्या कर सकते हैं? ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, यानी कि इसके स्टेम यानी कि टहनिया को काट के हम लगा देते हैं तो नया रोज़ बन जाता है, नया गुलाब बन जाता है, नया गुलाब का पौधा बन जाता है। तो इसको हम कहते हैं ग्राफ्टिंग मेथड। काला अजर बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है? काला अजर इज कॉज बाय द विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो काला अजर जो होता है ये लेशमैनिया डोनोवानी के कारण होता है। कौन किसके कारण? लेशमैनिया डोनोवानी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा दुलिंगीय पुष्प है? यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ बाईसेक्सुअल फ्लावर। यानी कि बाईसेक्सुअल फ्लावर जब भी पूछे ना तो आपको क्या लिखना है? बीपी का स्क्वायर। क्या लिखना है? बीपी का स्क्वायर। यानी कि बी से क्या हो जाएगा? बाईसेक्सुअल फ्लावर। पी से क्या होगा? पपाया, PAPAY पपाया। और पी से क्या हो जाएगा? डेट पाम, DAT डेट, PALM पाम। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? पपाया। क्या हो जाएगा? पपाया में जो होता है बाईसेक्सुअल फ्लावर हमको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 33, मानव में गृह स्थित होता है। द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर इन ह्यूमन्स आर लोकेटेड इन। तो ऑल्फैक्टरी जो रिसेप्टर होता है ये नाक में होता है। क्या? नाकों में होता है, यानी कि नोज में होता है। उसके बाद आता है 34 में कह रहा है हमारे शरीर की सभी इच्छाइक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं। यानी कि जो हमारी इच्छाई क्रिया है, यानी कि ऑल द वॉलंटरी एक्शन जो हमारे कंट्रोल में है ऑफ आवर बॉडी आर कंट्रोल बाय। तो ये जो होता है सेरिबेरम के थ्रू, यानी किसके थ्रू होता है? सेरिबेरम के थ्रू कंट्रोल होता है वॉलंटरी एक्शन। क्वेश्चन नंबर 35, इन एनिमल्स ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय। जंतुओं में वृद्धि हार्मोन किसके थ्रू निकलता है? तो आपका जो प्यूटिटरी ग्लैंड्स है ना, इसको मास्टर्स ग्लैंड्स भी कहते हैं, इसके थ्रू क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन्स बाहर निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हु प्रपोज्ड प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। तो जब प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी पूछेगा तो हम क्या देंगे? मेंडल। क्या देंगे? मेंडल ने। क्वेश्चन नंबर 37, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, यानी कि सेक्स क्रोमोजोम्स इन द फीमेल इज। तो फीमेल में जो सेक्स क्रोमोजोम होता है ये आपका होता है X एंड X। क्या हो जाएगा? फीमेल में क्या होता है? फीमेल में होता है X एंड X, और मेल में जो होता है ये क्या होता है? X एंड Y। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो याद रखेंगे फीमेल में X होता है और मेल में X एंड Y होता है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा जैव इंधन का कचरा है? यानी कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। यानी कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा है? तो आप ये प्लास्टिक जो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, थर्मोकॉल भी नॉन बायोडिग्रेडेबल, पॉलीथीन भी, यानी कि टिश्यू पेपर जो हो जाएगा वो होता है आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 39, आहार तथा पाइप किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो ये होता है आपका बिहार का। कौन सा हो जाएगा? बिहार का। क्वेश्चन नंबर 40, और ये जो क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक संशोधन का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन है? विच ऑफ द मस्ट सुटेबल चॉइस फॉर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज को हमको मैनेज करना है तो हम क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे, यानी कम उपयोग करेंगे। कोई भी सब्सटेंस जो है ना उसको कम उपयोग करेंगे, जितना उपयोग करने लायक होगा उतना ही करेंगे। दूसरा, अगर उपयोग भी कर रहा है तो उसको रिसाइकल करेंगे, यानी कि फिर से दूसरा कुछ बनाएंगे उससे। फिर उसके बाद रीयूज, अगर उपयोग भी कर रहा है तो उसको फिर उसी को यूज करते रहेंगे, यानी कि इसमें से क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? नेचुरल मैनेजमेंट कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का। हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। थैंक यू।